जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। स्वागत है साथियों आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित आज कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेके आए हैं, जो एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी ये परीक्षाएं तो बहुत काफ़ी देर बाद आयोजित होंगी, 2-3 महीने या 4-5 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन साथियों, हमें यह सोच के नहीं पढ़ना है। साथियों, परीक्षा तो अपने समय पे होगी ही, लेकिन हमारा जो काम है पढ़ाई करना, साथियों ये हमें अपनी पढ़ाई को रोज़ कंटिन्यू जारी रखनी है। क्योंकि साथियों, रोज़ कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखने से क्या होता है कि हमें जो प्रश्न याद हैं वो तो हमें याद ही रहते हैं, और उनका बार बार रिवीजन भी हो जाता है। क्योंकि अक्सर साथियों यही होता है कि जो प्रश्न हमें आते रहते हैं और एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही वह प्रश्न भूल जाते हैं। तो साथियों ऐसा नहीं करना है। और और साथियों, जीके जीएस एक ऐसा चैप्टर है कि हर एक विषय में आप अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे, लेकिन जीके जीएस में साथियों अगर आप बार बार रिवीजन नहीं करते हैं तो यह हर हाल में हम भूल ही जाते हैं। साथियों, जीके जीएस ही नहीं, आप चाहे कोई भी विषय हो, किसी भी विषय की को आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं और उसको दोबारा उस पर ध्यान नहीं देते तो उसका यही हाल होता है, हम भूल जाते हैं। तो साथियों, हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपनी पढ़ाई को रोज़ कंटिन्यू लगातार जारी रखनी है। और साथियों, कमेंट बॉक्स में ये बताना कि अब की बार कितने लोग एस आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस की वर्दी लेकर ही मानेंगे। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में बताना कि किन लोगों का ड्रीम है अब की बार आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस की वर्दी लेने का। तो प्लीज़ साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथियों, आपसे विनती है कि आप पढ़ाई को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जो ये पढ़ाई है साथियों, ये हमारी आज नहीं, हमारे आने वाले भविष्य को सुधारती है। साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो आज पढ़ाई छोड़ देते हैं, हाँ चलो टहलते हैं, घूमते हैं। साथियों, ऐसा नहीं करना है। एक बार सोचो कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन कितनी खुशी मिलेगी। इसीलिए साथियों, इस समय हमारा लक्ष्य है केवल पढ़ाई। साथियों, पढ़ाई के बाद और सिलेक्शन के बाद साथियों हमें तो घूमना ही घूमना है। तो इसीलिए साथियों, बस अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें और अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू जारी रखें। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी जांघ की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी कान की हड्डी और ऑप्शन नंबर डी पैर की हड्डी। साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी साथियों कान की हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका साथियों सही उत्तर है। और कान की हड्डी इसे क्या कहते हैं साथियों, इसे स्टेपिज के नाम से जानते हैं। इसे स्टेपिज कहते हैं। कान की हड्डी को साथियों स्टेपिज हड्डी कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी साथियों फीमर की हड्डी होती है। जो जांघ में पाई जाती है उसे फीमर कहते हैं। साथियों, क्या कहते हैं, इसे फीमर कहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी साथियों फीमर होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, और यह साथियों कान में पाई जाती है। तो साथियों, प्रश्न भी यही था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कान की हड्डी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया साथियों, निम्नलिखित में से किसमें क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों कि इनमें से किसमें क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए नाखून, ऑप्शन बी बाल, ऑप्शन सी खुर और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साथियों किसमें क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो साथियों, नाक, खून, बाल, खुर, इन तीनों में साथियों क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही है, उपरोक्त में सभी। साथियों, इन सभी में क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। नाखून, बाल और खुर, सींग, ये सब में साथियों क्या पाया जाता है, तो क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, इनमें से किसे किसान का मित्र माना जाता है। साथियों, इनमें से किसे किसान का मित्र माना जाता है। ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी सांप और ऑप्शन नंबर डी टिड्डी। साथियों, प्रश्न है कि इनमें से किसे किसान का मित्र माना जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सांप को। साथियों, सांप को किसान का मित्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। साथियों, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। साथियों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है। साथियों, यह कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। साथियों, बहुत लोग जानते होंगे कि यह प्रश्न बहुत आसान है, बहुत ही सरल है,
कुछ लोग इसका उत्तर भी जानते होंगे और कुछ लोग साथियों वीडियो को स्किप करके तुरंत चल दिए होंगे। लेकिन साथियों ऐसा नहीं करना है। जो प्रश्न हमें आसान लग रहे हैं, अक्सर करके एग्जाम हॉल में यही प्रश्न हम भूल जाते हैं। तो साथियों आसान और टफ कोई भी प्रश्न नहीं होता, सभी प्रश्न एक समान होते हैं। बस हम उसे किस तरह से याद करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों आसान और टफ प्रश्न हमें नहीं देखना, हमें बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि साथियों बार बार रिवीजन करने से हमें सभी प्रश्न एकदम सरल लगने लगते हैं। तो इसीलिए साथियों बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? ऑप्शन ए कल्याण सिंह, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत और ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। साथियों प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही उत्तर है। इसके पे प्रश्न नंबर 6 है साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? साथियों प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2015, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन सी 1 जून 2015 और ऑप्शन नंबर डी 1 नवंबर 2015। साथियों ऑप्शन देख के तो हमें यह पता लग गया होगा कि इस योजना की शुरुआत 2015 में ही हुई थी। अब लेकिन साथियों यह किस तारीख को हुई थी? 1 जुलाई को हुई थी या 1 अप्रैल को हुई थी या 1 जून को हुई थी या 1 नवंबर को हुई थी? तो साथियों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? साथियों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों 1 जुलाई 2015 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 7 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? साथियों योजना से संबंधित प्रश्न लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों योजना से संबंधित प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर साथियों एग्जाम में पुरानी योजनाओं के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों कहो तो आप लोगों के लिए साथियों अब तक की जितनी पुरानी योजनाएं हैं और अब तक की जितनी नई योजनाएं साथियों उन सभी को ऐड करके एक नई वीडियो बना दूँ, जिससे साथियों आपको महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में इसका रिवीजन हो जाएगा। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015, 1 मई 2015, 1 जनवरी 2017, 1 अक्टूबर 2020। साथियों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? साथियों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही उत्तर है। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है? साथियों प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी पेचिस और ऑप्शन नंबर डी तपेदिक। साथियों प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया। साथियों हीमोफीलिया और वर्णांधता, साथियों हीमोफीलिया प्लस वर्णांधता जो है साथियों, वर्णांधता, ये दोनों बीमारियां साथियों अनुवांशिक रोग हैं। इन दोनों रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। इस रोग में रोगी पुरुष होता है। साथियों प्रश्न बहुत ही बढ़िया है साथियों, इन दोनों रोग की साथियों वाहक कौन होती है? स्त्रियां होती हैं, लेकिन यह रोग पुरुष में होता है। ये दोनों अनुवांशिक रोग हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और साथियों हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। साथियों इसे क्या कहते हैं? इसे शाही रोग भी कहते हैं, शाही रोग भी कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। साथियों हीमोफीलिया में साथियों रक्त का थक्का नहीं बनता है। और वर्णांधता में साथियों इसमें रोगी हरा और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता। साथियों वर्णांधता में साथियों रोगी रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। तो साथियों कौन से रंग हरा और लाल में वह अंतर ही नहीं जान पाता। और हीमोफीलिया साथियों इसे शाही रोग भी कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था साथियों, ये अनुवांशिक रोग हैं। इन दोनों रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। इस रोग में रोगी पुरुष होता है और ये साथियों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले रोग हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 9 है, स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। साथियों प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में है? तो साथियों स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के राजस्थान राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और साथियों राजस्थान के किस स्थान पे? तो साथियों पीस नामक स्थान पे।
पीस स्थान पे है साथियों ये। तो साथियों स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में है? राजस्थान के पीस स्थान पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 है साथियों, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है साथियों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 12 मई, ऑप्शन नंबर सी 25 जून और ऑप्शन नंबर डी 9 नवंबर। साथियों प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दिलीप कुमार, ऑप्शन बी केसी नियोगी, ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर डी स्मृति ईरानी। साथियों प्रश्न है कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दिलीप कुमार, केसी नियोगी, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी। साथियों सही उत्तर है डॉक्टर केसी नियोगी जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। साथियों भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ऑप्शन नंबर बी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 12 है कि ट्रेजडी किंग के नाम से किन्हें जाना जाता है? साथियों प्रश्न है कि ट्रेजडी किंग के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए हिमा दास, ऑप्शन बी दिलीप कुमार, ऑप्शन सी मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर डी बजरंग पुनिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रश्न है कि ट्रेजडी किंग के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो साथियों ट्रेजडी किंग के नाम से दिलीप कुमार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों ट्रेजडी किंग के नाम से दिलीप कुमार को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 13 है, ओवरड्राफ्ट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। साथियों प्रश्न है कि ओवरड्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ओवरड्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमण। ओवरड्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो ओवरड्राफ्ट पुस्तक के लेखक उर्जित पटेल हैं। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही उत्तर है। साथियों उर्जित पटेल इसके लेखक हैं। साथियों प्रश्न नंबर 14 है कि आरबीआई की स्थापना किस समय हुई थी? साथियों प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना किस समय हुई थी? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन बी 1 दिसंबर 1935, ऑप्शन सी 5 मार्च 2000, ऑप्शन नंबर डी 18 जून 1913। साथियों आरबीआई की स्थापना किस समय हुई थी? तो साथियों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और साथियों यंग हिल्टन आयोग के द्वारा, यंग हिल्टन आयोग के तहत साथियों इसकी स्थापना हुई थी। साथियों प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस आयोग के तहत हुई थी? तो साथियों यंग हिल्टन आयोग के तहत हुई थी। और साथियों शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। और साथियों आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को होती है। शुरुआत में मुख्यालय साथियों कोलकाता में था, वर्तमान में मुंबई में है। और साथियों इसी से संबंधित प्रश्न था कि ओवरड्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल है, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 15 है, 92वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? साथियों प्रश्न है कि 92वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए मलयालम भाषा, ऑप्शन बी बोडो भाषा, ऑप्शन सी उर्दू भाषा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों प्रश्न की 92वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो साथियों 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो भाषा जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। साथियों बोडो भाषा जोड़ी गई थी। प्रश्न नंबर 16 है साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा पुल, साथियों इसमें पुल की बात की गई है, कौन सा पुल स्थित है? प्रश्न है भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा पुल स्थित है? ऑप्शन ए आदम का पुल, ऑप्शन बी अटल सेतु, ऑप्शन सी केवल ए और ऑप्शन नंबर डी ना ए ना तो बी। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा पुल स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी केवल ए। केवल ए मतलब साथियों आदम का पुल स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य साथियों कौन सा पुल स्थित है? तो आदम का पुल स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 17 है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। साथियों प्रश्न है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी माउंट एल्ब्रूस, ऑप्शन नंबर सी माउंट मेरोपी, ऑप्शन नंबर डी माउंट किलिमंजारो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। साथियों अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही उत्तर है माउंट किलिमंजारो। और कहाँ पे है साथियों, तो यह अफ्रीका में है। तो साथियों अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, अफ्रीका में स्थित है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है साथियों कि लॉरेल हावर्ड का साथियों लॉरेल हावर्ड किससे संबंध रखती हैं। साथियों प्रश्न है कि लॉरेल हावर्ड किससे संबंध रखती हैं। ऑप्शन ए गायिका, ऑप्शन बी एथलीट, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट और ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल। तो साथियों लॉरेल हावर्ड एक एथलीट हैं। साथियों ये एथलीट से संबंध रखती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों प्रश्न है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। साथियों नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। साथियों इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है साथियों ब्रुसेल्स में है। और साथियों ब्रुसेल्स यह बेल्जियम की राजधानी है। साथियों यह बेल्जियम की राजधानी है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है और इसकी स्थापना साथियों 1949 को हुई थी। साथियों 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कुल सदस्य देश साथियों 30 हैं। सदस्य देशों की संख्या साथियों इसमें 30 है। तो साथियों नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है, यह बेल्जियम की राजधानी है और नाटो का फुल फॉर्म साथियों नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना 1949 में होती है। सदस्य देशों की संख्या 30 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है साथियों विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस देश में स्थित है। साथियों प्रश्न है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी भारत। साथियों प्रश्न है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस देश में स्थित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस देश में स्थित है। तो साथियों विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही उत्तर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत में स्थित है। बस साथियों आज प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जिन लोगों का यूपीपी में एग्ज़ाम लगा है और जो लोग आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहे हैं। साथियों वैसे तो यह प्रश्न है सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन खासकर साथियों यूपीपी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्लीज़ साथियों आपसे विनती है कि आप इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों अगला वीडियो में किस टॉपिक से लेकर के आऊँ, किससे संबंधित मैं वीडियो बनाऊँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उससे संबंधित वीडियो बना दूँगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।